रुको, क्या आप जानते हो, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे अपने पैसे से नहीं बनाई थी। वो पैसा था भारत के उस किसान का, उस बुनकर का, उस मजदूर का जो खुद भूखा सोता था। अंग्रेजों ने भारत को रेलवे नहीं दी, उन्होंने भारत को एक कर्ज दिया, और वो कर्ज चुकाया हमने। तो आज मैं वो सच बताऊंगा जो किसी किताब में नहीं है। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि असली झटका आखिर में है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये दलील जरूर सुनी है कि मान लिया अंग्रेजों ने हम पर राज किया, लेकिन कम से कम वो हमें रेलवे तो दे गए। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे इतनी बार, इतनी सफाई से दोहराया गया है कि आज भी बहुत से लोग इसे एक ऐतिहासिक सच मान बैठते हैं। लेकिन हकीकत हकीकत इससे कोसों दूर है, और सच कहूं तो काफी डरावनी भी है। जरा सोचिए, ये जो पटरियों का विशाल जाल हमारे देश में बिछाया गया, क्या ये वाकई कोई उपहार था? बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये कोई विकास का मॉडल नहीं था। ये एक ऐसा भारी भरकम आर्थिक बोझ था जिसे जबरदस्ती, बिना किसी की मर्जी के, हमारी अर्थव्यवस्था की पीठ पर लाद दिया गया था। रेलवे के निर्माण में जो बेहिसाब पैसा पानी की तरह बहाया गया, वो लंदन से नहीं आया था। वो पैसा था उस गरीब हिंदुस्तानी का जो दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन फिर भी उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। दशकों तक, एक के बाद एक पीढ़ियों ने इस तथाकथित गिफ्ट की कीमत चुकाई है। ये एक ऐसा सच है जिसे बड़ी ही चालाकी से इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। स्कूलों में, किताबों में हमें अक्सर इस महान ब्रिटिश उपहार के बारे में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन दस्तावेजों की धूल साफ करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और हां, जैसा मैंने शुरू में कहा, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अंत में इंतजार कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ग्रेट इंडियन रेलवे हाइस्ट की परतों को खोलना शुरू करते हैं। भाग 1, 1844 का ब्लूप्रिंट और लॉर्ड डलहौजी का असली मकसद। अब अगर हमें इस पूरे खेल को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। समय है 1844 का। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। इस 1844 के ब्लूप्रिंट को अगर आप आज उठाकर पढ़ें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस पूरे दस्तावेज में कहीं भी, किसी भी पन्ने पर भारत के आम नागरिकों के कल्याण या उनकी यात्रा को आसान बनाने का कोई जिक्र तक नहीं था। डलहौजी के दिमाग में केवल 3 बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही कैलकुलेटेड औपनिवेशिक लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य, सेना का मूवमेंट। भारत एक बहुत बड़ा देश था और अंग्रेजों को हमेशा यहां बगावत का डर सताता था। रेलवे का पहला मकसद था कि अगर देश के किसी भी कोने में कोई विद्रोह पनपे तो ब्रिटिश सेना को हथियारों के साथ बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचाया जा सके और उस विद्रोह को तुरंत कुचला जा सके। दूसरा लक्ष्य था लूट की स्पीड बढ़ाना। भारत का बहुमूल्य कच्चा माल जैसे बेहतरीन कपास, जूट, नील और मसाले जो देश के सुदूर अंदरूनी इलाकों में पैदा होते थे, उन्हें वहां से निकालकर तेजी से बंदरगाहों तक लाना। और तीसरा लक्ष्य, इस कच्चे माल को इंग्लैंड भेजकर वहां की फैक्ट्रियों में जो तैयार माल बनता था उसे वापस भारत लाकर यहां के गांव-गांव के बाजारों में बांट देना। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के सदियों पुराने कुटीर उद्योग और स्थानीय बाजार पूरी तरह से तबाह हो गए। अगर आप उस दौर के शुरुआती रेलवे नक्शों को ध्यान से देखें तो आपको एक बड़ा ही दिलचस्प और चौंकाने वाला पैटर्न नजर आएगा। आपको क्या लगता है, पटरियां शहरों को आपस में जोड़ने के लिए बिछाई गई थीं ताकि लोग एक दूसरे से मिल सकें? जी नहीं, ये पटरियों का जाल कुछ इस तरह बुना गया था कि वो सीधे हमारे उपजाऊ, संसाधन युक्त अंदरूनी इलाकों को मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े समुद्री बंदरगाहों से जोड़ती थीं। ये एक टिपिकल एक्सट्रैक्शन मशीन यानी संसाधनों को चूसने वाली मशीन का डिजाइन था। मकसद एकदम क्लियर था, अंदर से सारा कीमती माल निकालो, उसे समंदर के रास्ते ब्रिटेन की तरफ धकेल दो और वहां का बना हुआ सामान वापस यहां ले आओ। ये देश को एक सूत्र में पिरोने की योजना नहीं थी, ये देश की दौलत को व्यवस्थित तरीके से खाली करने की एक मास्टर प्लानिंग थी। भाग 2, एक्सटॉर्शन और 5% गारंटी का कड़वा सच। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो किसी भी आम इंसान का खून खौलाने के लिए काफी है। रेलवे बिछाने के लिए कोई छोटा मोटा पैसा नहीं चाहिए था, इसके लिए भारी भरकम पूंजी की जरूरत थी, और यह पूंजी लगाई लंदन में बैठे अमीर ब्रिटिश निवेशकों ने। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो लंदन के अमीर व्यापारी अपना पैसा हजारों मील दूर एक गुलाम देश के जंगलों और पहाड़ों में पटरियां बिछाने के लिए क्यों लगा रहे थे? क्या उन्हें हमसे कोई हमदर्दी थी? बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक दस्तावेज चीख चीख कर बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इन निवेशकों को एक ऐसा ऑफर दिया था जिसे ठुकराना नामुमकिन था।
उन्हें 5%, जी हां, पूरे 5% के निश्चित रिटर्न की लिखित गारंटी दी गई थी। अब जरा इसे आज के नजरिए से सोचिए। किसी भी बिजनेस में, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा एक रिस्क होता है। लेकिन अंग्रेजों ने अपने चहेते निवेशकों के लिए इस जोखिम को पूरी तरह से शून्य कर दिया था। इस 5% की गारंटी ने भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट को उस समय दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे ज्यादा लाभदायक और जीरो रिस्क निवेश बना दिया था। असल में यह कोई बुनियादी ढांचे का प्रोजेक्ट था ही नहीं, ये तो एक खुला वित्तीय रैकेट था। अब आप खुद समझदार हैं, पैसा कोई पेड़ों पर तो उगता नहीं है। शर्त यह रखी गई थी कि रेलवे चाहे बम्पर मुनाफे में चले या फिर भयंकर घाटे में, लंदन में बैठे उस निवेशक को उसका 5% मुनाफा हर हाल में मिलेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दशकों में ये रेलवे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े घाटे में चलते थे। तो अब सवाल यह है कि जब रेलवे खुद नहीं कमा रही थी, तो वो 5% का गारंटेड पैसा कहां से आ रहा था? वो पैसा सीधे भारत के सरकारी खजाने से निकाला जा रहा था। मतलब एक तरफ हमारा गरीब किसान, जो पहले से ही सूखे और अकाल की मार झेल रहा था, उससे भारी भरकम लगान वसूला जाता था, और उसी लगान के पैसे से लंदन के रईस निवेशकों की तिजोरियां भरी जाती थीं। अगर इतिहास के पन्नों में धन के ट्रांसफर का कोई सबसे क्रूर, निर्दयी और लीगल दिखने वाला तरीका है, तो वो यही था। इस भयानक आर्थिक लूट को, इस साइलेंट एक्सटॉर्शन को उस समय के सबसे महान भारतीय अर्थशास्त्रियों में से एक दादा भाई नौरोजी ने पकड़ा। उन्होंने दुनिया के सामने ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन की निकासी का अपना मशहूर सिद्धांत पेश किया। दादा भाई नौरोजी ने अपने कड़े शोध और डेटा के जरिए ये साबित कर दिया कि भारतीय रेलवेज इस वेल्थ ड्रेन का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे तेज पाइपलाइन है। इस एक सिंगल व्यवस्था के जरिए हर साल बिना किसी रुकावट के करोड़ों रुपए भारत से निकलकर सीधे ब्रिटेन जा रहे थे। और इसके बदले में भारत को क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। कागजों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे भारत का विकास और आधुनिकीकरण कहकर प्रचारित किया जा रहा था। लेकिन जमीन पर हकीकत ये थी कि भारत को अंदर से पूरी तरह आर्थिक रूप से खोखला किया जा रहा था। भाग 3, जमीन की असलियत और भयानक मानवीय कीमत। जब हम रेलवे के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ आर्थिक आंकड़ों में उलझकर रह जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक इंसानी कीमत भी थी जो रुपयों से कहीं ज्यादा बड़ी और दर्दनाक थी। याद रखिए, इन पटरियों के नीचे सिर्फ पत्थर और लकड़ी नहीं दबी हैं। इन पटरियों ने अनगिनत भारतीय मजदूरों का खून, पसीना और उनकी जान भी ली है। औपनिवेशिक सत्ता ने हमेशा दुनिया के सामने एक बहुत ही चमकता हुआ नैरेटिव गढ़ा कि देखो, हम भारत में आधुनिकता ला रहे हैं। लेकिन इस आधुनिकता का बोझ किसने उठाया? एक तरफ वो ब्रिटिश इंजीनियर और अधिकारी थे जो एयर कंडीशन तो नहीं लेकिन बेहद शानदार बंगलों में रहते थे और जिन्हें भारतीय खजाने से बहुत भारी भरकम तनख्वाहें और सुविधाएं मिलती थीं। और दूसरी तरफ थे हमारे भारतीय मजदूर। वही मजदूर जो भारत की चिलचिलाती धूप में, मूसलाधार बारिश में और खतरनाक घने जंगलों के बीच पत्थर तोड़ रहे थे और पटरियां बिछा रहे थे, वो भी अक्सर खाली पेट। कुपोषण, मलेरिया और काम की खतरनाक परिस्थितियों के कारण रोज मजदूरों की जानें जा रही थीं। और ये सब बलि क्यों दी जा रही थी? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि लंदन में बैठा एक शेयरधारक अपने 5% के रिस्क फ्री मुनाफे का जश्न मना सके। दोनों के बीच का ये फासला, ये असमानता उस दौर के क्रूरतम सच में से एक है। भाग 4, स्पंज का रूपक, गंगा से टेम्स तक। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि शायद ये सिर्फ हमारा नजरिया है, शायद हम चीजों को बहुत ज्यादा नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए अंग्रेजों की ही बात सुन लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को इस लूट का अंदाजा नहीं था? उन्हें सब पता था। 1840 के दशक में जॉन सुलिवन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी और अर्थशास्त्री ने खुद एक ऐसा बेबाक कबूलनामा लिखा था जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने लिखा था, आवर सिस्टम एक्ट्स वेरी मच लाइक अ स्पंज, ड्रॉइंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गैंजीज एंड स्क्वीजिंग देम डाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द थेम्स। इसका सीधा सा मतलब है, हमारी जो ये पूरी व्यवस्था है वो एक बड़े से स्पंज की तरह काम करती है। ये गंगा नदी के तटों से सारी अच्छी, कीमती और उपजाऊ चीजें सोख लेती है और फिर उन्हें ले जाकर लंदन में टेम्स नदी के तटों पर निचोड़ देती है। जरा इस एक वाक्य की गहराई को समझिए। इस एक लाइन ने अंग्रेजों के उस पूरे छद्म परोपकार और सभ्यता सिखाने वाले नकाब को नोच कर फेंक दिया। ये उनका खुद का माना हुआ सच था कि उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को सोखना और ब्रिटेन को सींचना था। भाग 5, ऐतिहासिक प्रतिरोध और नेताओं का कड़ा विरोध। अब एक बहुत ही लाजमी सवाल जो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा,
कि जब भारत को इतनी बेरहमी से लूटा जा रहा था तो क्या किसी ने कुछ नहीं कहा? क्या हम सब खामोश थे? बिल्कुल नहीं। आवाजें उठी थीं और बहुत जोरदार आवाजें उठी थीं। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे हमारे दूरदर्शी नेताओं ने ब्रिटिश संसद तक में जाकर बाकायदा पूरे आंकड़ों और फैक्ट्स के साथ ये साबित किया कि ये रेलवे प्रोजेक्ट भारत को तेजी से दिवालिया कर रहा है। उन्होंने डंकी की चोट पर कहा कि ये विकास नहीं, विनाश का ब्लूप्रिंट है। और तो और खुद महात्मा गांधी ने अपनी मशहूर किताब हिंद स्वराज में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में तर्क दिया था कि रेलवे ने हमारे आत्मनिर्भर गांव की कमर तोड़ दी है। गांधी जी ने समझाया कि कैसे रेलवे की वजह से विदेशी माल हमारे गांवों तक पहुंचा और हमारे अपने लाखों स्थानीय कारीगर, बुनकर और छोटे व्यापारी रातों रात बेरोजगार हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेताओं का विरोध लोहे की उन पटरियों या उस भाप के इंजन नाम की मशीन से नहीं था। उनका विरोध उस पूरी शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था से था जो इस मशीन के जरिए हमारे देश पर थोपी जा रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है, ब्रिटिश सत्ता ने इन तर्कों का क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने वही किया जो हर शक्तिशाली और दमनकारी सत्ता करती है, एक बहुत ही गहरा और गंदा मनोवैज्ञानिक खेल। जब भी भारतीय नेताओं ने ये एकदम ठोस गणितीय और आर्थिक तर्क दुनिया के सामने रखे, ब्रिटिश अधिकारियों ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें ये कहकर खारिज कर दिया कि ये भारतीय नेता तो विकास विरोधी हैं। उन्हें एंटी प्रोग्रेस का टैग दे दिया गया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि देखो, हम तो इन्हें आधुनिकीकरण देना चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि इन्हें विकास समझ ही नहीं आता। जबकि कड़वा सच तो ये था कि हमारे दूरदर्शी नेता अंग्रेजों के इस छद्म विकास के पीछे छुपे हुए भयानक विनाश को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। वो जानते थे कि ये विकास की ट्रेन असल में भारत को बर्बादी के स्टेशन पर ले जा रही है। तो दोस्तों, इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद मुझे लगता है कि हमारा नजरिया थोड़ा बदलना चाहिए। आज के बाद इतिहास के पन्नों से या किसी बहस में जब भी भारतीय रेलवे का जिक्र उठे तो सिर्फ उन लोहे की पटरियों, बड़े बड़े इंजनों या शानदार पुलों को मत देखिएगा। उन पटरियों के पीछे के उस खौफनाक मकसद को भी देखिएगा। जब भी कोई आपके सामने ये पुराना घिसा पिटा नैरेटिव पेश करे कि रेलवे तो अंग्रेजों का भारत को एक शानदार तोहफा था, तो बस उसे वहीं रोकिएगा और ये 3 बहुत ही सीधे सवाल पूछिएगा। पहला, किसके पैसे से बनी थी वो रेलवे? दूसरा, किसके फायदे के लिए चलाई गई थी वो रेलवे? और तीसरा, किसकी पीठ पर उस जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का भारी भरकम कर्ज लादा गया था? यकीन मानिए, जब आप इतिहास से इन सवालों के सच्चे जवाब तलाशना शुरू करते हैं तो वो सदियों पुराना महान ब्रिटिश गिफ्ट वाला भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है और एक बहुत ही नंगा और कड़वा सच हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि याद रखिए, ये जो हमने आज बात की, ये महज एक बीता हुआ इतिहास नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के खून, पसीने, उनके लंबे संघर्ष और उनके साथ हुए एक बहुत बड़े अन्याय की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे जानना, समझना और आगे बताना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आज के इस सच ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपके अंदर भी इस ऐतिहासिक सच को जानकर एक आग उठी है और वो सच दिखा है जो हमेशा किताबों में छुपाया गया, तो इस आवाज को यहीं रुकने मत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि सच जानना हर हिंदुस्तानी का हक है। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार और आंखें खोल देने वाले विश्लेषण में। तब तक के लिए सवाल